ज्योग्राफी का अध्याय 3, जिसका नाम क्या है, जल संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन का ही ये भी भाग है। और एक्सरसाइज का नाम क्या है, जल संसाधन। तो जल जो कि हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल के बिना अगर जीवन संभव नहीं है तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि बेवजह यानी कि बिना मतलब का हम जल की बर्बादी न करें। इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन यानी कि मिट्टी हमारे लिए उपयोगी है, जो इससे पहले आप लोग पढ़े हैं, आप बच्चे पढ़े हैं जो मिट्टी हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए जल भी क्या है, एक प्रकार से संसाधन है और उसका हम लोग उपयोग करते हैं। क्या है जल? जल संसाधन जल के वे स्रोत है जो हमारे जीवन के लिए क्या है, उपयोगी है। और हर एक मनुष्य की ये इच्छा रहती है कि हमें कैसा जल चाहिए, ताजा जल चाहिए। और ये ताजा जल कहाँ से मिलती है? हमें पृथ्वी से ही मिलती है ना। हम लोग माध्यम से हम जल का संरक्षण करके रखते हैं, कुआं से हम जल प्राप्त करते हैं, हैंडपंप से प्राप्त करते हैं, नल का पानी भी उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, और झील का भी पानी उपयोग करते हैं, समुद्र और तालाब का भी पानी तो उपयोग करते हैं। लेकिन हम मनुष्य को हमेशा क्या इच्छा रहती है, हम मानव को हमेशा इच्छा रहती है जो हमें कौन सा जल चाहिए, ताजा जल चाहिए। और ये ताजा जल कहाँ से मिलती है? पृथ्वी से नहीं मिलती है। और हैंडपंप के माध्यम से हम हमेशा क्या करते हैं, ताजा जल जब भी पीने की इच्छा होती है तो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। तो हमेशा मनुष्य को कैसा जल चाहिए, ताजा जल चाहिए। हमेशा लोगों को ताजे जल की आवश्यकता होती है। और जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यदि इस पृथ्वी पर जल नहीं रहेगा तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं है कि है। हमेशा हमको कैसा जल चाहिए, ताजा जल चाहिए। और इस जल का उपयोग हम बहुत सारे कार्य में करते हैं, पीने के अलावा भी बहुत सारे कार्य में करते हैं। पृथ्वी पर अत्यधिक जल रहने के कारण पृथ्वी को क्या कहा गया है, नीला ग्रह कहा गया। कौन सा ग्रह कहा गया है, नीला ग्रह कहा गया। पर अत्यधिक जल रहने के कारण पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह। यानी कि देखो ये पृथ्वी का है ना बना हुआ चित्र, और इसमें अत्यधिक जल रहने के कारण जल कैसा होता है, नीले कलर का लगभग दिखाई देता है हमको। समुद्र में जब भी देखेंगे तो जल कैसा दिखता है, नीला नीला आकाश के रंग का दिखता है। पृथ्वी पर अत्यधिक जल रहने के कारण पृथ्वी को किस रंग का बताया गया है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब है जल का अनेकों स्रोत है। कौन कौन सा, भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, यानी कि जो भूमि के नीचे से आता है उसे हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल। वायुमंडलीय जल, यानी कि वर्षा के माध्यम से जो जल प्राप्त होती है उसे हम वायुमंडलीय जल कहते हैं। महासागरीय जल, यानी कि जो महासागर यानी समुद्र के माध्यम से हमें जो जल प्राप्त होती है उसे महासागरीय जल कहते हैं। यानी कि महासागर में कितने जल है, पोखरा में हम एक अनुमान लगा सकते हैं, जो पोखरा में एक स्टॉक सीमित जल है। लेकिन समुद्र में कोई भी व्यक्ति है जो अनुमान लगा के हमको कह देगा जो इतना जल है, संभव नहीं है। यानी कुल जल का 96.5% भाग जो है वो किस में पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है। उस यानी इस पृथ्वी पर कुल जल जो है उस कुल जल का मात्र 2.5%, 2.5% जल ही है जो पीने लायक है। हम अगर समुद्र का पानी मंगा लें और हरियट के लोगों को कहे जो पीजिए, पिएंगे, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है वो कैसा होगा, खारा पानी होगा, यानी कि नमकीन पानी होगा। एक लोटा पिएगा तो 4 दिन तक प्यासा, और प्यास बढ़ ही जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वो व्यक्ति उस पानी का हम लोग चाह के भी उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पीने लायक पानी नहीं है। कुल जल का मात्र 2.5% जल ही है जो पीने लायक है। तो किसके लिए करते हैं, भोजन बनाने के लिए, यानी हम जो खाना बनाते हैं उसमें भी जल का उपयोग करते हैं। बिना जल का खाना बनाना संभव नहीं। उसके बाद सिंचाई करने के लिए, भोजन खाने के लिए जो अन्न लाएंगे वो धान गेहूं चावल जो हम लोग या दलहन तलन जो उगाते हैं उसके लिए भी जल चाहिए ना। तो उसकी सिंचाई के लिए भी हम लोग जल का उपयोग करते हैं। हम जो डेली नया नया कपड़ा पहन के आयरन किया हुआ जो पहन के आते हैं वो किसके कारण,
जल में उसको पुनः साफ करते हैं और साफ करने के क्या करते हैं, पहनते हैं। उसके बाद पीने के लिए जल का उपयोग करते हैं। आजकल पानी सस्ता नहीं रहा, पानी सस्ता नहीं रहा। 1 लीटर पानी का कीमत कितना है, 20 रुपए, है ना। और 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है, 40 रुपए। और बहुत सारे जगहों पे पानी 1 लीटर पानी तुमको 30 रुपया 40 रुपया में मिलती है। तो दूध से भी महंगा आजकल पानी हो गया कि नहीं हो गया। जिस अनुसार मानकर चलो पानी मिलता है 20 रुपए बोतल और दूध भी मिलता है 40 रुपए लीटर कि नहीं मिलता है। तो 2 लीटर पानी के बराबर 1 लीटर दूध है ना कि नहीं। तो पानी भी अब सस्ता नहीं रहा। उसका नहाने में हम जो स्नान करते हैं उसमें भी किसका उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। सबसे पहला है बिजली उत्पादन। पानी का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। बड़े बड़े पहाड़ों से जो पानी गिरती है या झीलों से या फिर नदियों में ऊंचाई पर से जो नीचे गिरता है उसमें क्या किया जाता है, टरबाइन लगा करके क्या किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। पशु को धोने के लिए भी किया जाता है और घर बनाने के लिए भी। यानी कि कोई भी ऐसा काम है ही नहीं जिसमें बिना पानी का कोई भी कार्य हो सके। संसाधन के क्या उपयोग हैं लिखे तो क्या करेंगे। के द्वारा जो भी संसाधन हम लोगों को मिला है उसमें सबसे अधिक किसका महत्व है, जल का महत्व अलग ही है। यानी अर्थशास्त्र के अनुसार हमें बताया गया है क्या, जो जल ही जीवन है। मिट्टी ही जीवन है नहीं है, लेकिन जल ही जीवन है, ये हमको अर्थशास्त्र के माध्यम से बतलाया गया है। अब इसका उपयोग हम लोग निम्नलिखित ढंग से करते हैं। जल का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं। हमारा जो कपड़ा बनता है ना उसके लिए भी क्या किया जाता है, सूत को धोया जाता है बहुत सारे जगहों पे और तब जाके वो कपड़ा बनती है। तो वस्त्र उद्योग के लिए बृहद पैमाने पर जल का उपयोग किया जाता है। यानी कि जल संसाधन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, हर एक नदी को दूसरे तरफ मोड़ मोड़ करके काट करके जल को डिवाइड किया जाता है। नहीं तो एक ही तरफ यदि जल जाएगा तो क्या आएगा, बाढ़ आएगी ना। तो इससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, नदियों को अलग अलग दिशा में छोड़ा जाता है पानी सीमित मात्रा में। उसके बाद जल संसाधन को नदी घाटी परियोजना में बदलकर कृषि औद्योगिकीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित की जा रही है। यानी कि एक योजना बनाया जाता है और कृषि औद्योगिकीकरण, कृषि के लिए अगर बारिश नहीं भी होगी तो उस नदी के माध्यम से उस क्षेत्र में जल जाएगा तो लोग क्या करेंगे, दमकल बोर्डिंग के माध्यम से अपने खेत को पटा करके क्या करेंगे, कृषि करेंगे। इसके लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। बहुउद्देशीय योजना से आप क्या समझते हैं, लोग क्या करते हैं, मानव उस नदी के दोनों साइड में बांध बनाते हैं और बीच बीच में क्या करते हैं, पुलिया का निर्माण होता है ना, पुलिया का निर्माण करके और पानी का उपयोग किसके लिए करते हैं, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन, बिजली उत्पादन करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए, वन जीवन संरक्षण यानी कि वन को बचाने के लिए भी किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा पानी एक ही बार आएगा, बांध टूटेगा तो क्या होगा, पूरे पानी जंगल में चला जाएगा और क्षमता से अधिक पानी जाएगा तो क्या होगा, जंगली जानवर जो वो मर जाएंगे। तो वन संरक्षण के लिए या फिर गाछ वृक्ष, ज्यादा दिनों तक पानी रहेगा तो बहुत सारे गाछ वृक्ष ऐसे हैं जो कम पानी में रहते हैं, ज्यादा पानी रहने के कारण वो क्या होगी, सूख जाएगी। बहुउद्देश्य का मतलब हुआ कि बहुत सारी ऐसी परियोजना, जल के लिए ऐसी परियोजना जिससे के माध्यम से बहुत सारे लाभ क्या होते हैं, हमें प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस परियोजना को क्या कहा है, भारत का ये क्या है, मंदिर है। यानी कि नर्मदा एक नदी थी, उस नदी के आसपास में बहुत सारे लोग क्या कर रहे किए थे, घर बना करके रह रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि नर्मदा क्या हो गई, बर्बाद हो गई। कैसे बर्बाद हुई, उसके अंदर बहुत सारे जल, बहुत सारे गंदे नाली को ला करके उसमें क्या किया गया,
छोड़ दिया गया शहर में। और उसके कारण क्या हुआ था, पूरी की पूरी नर्मदा क्या हो गई, गंदी हो गई। और पूरी नर्मदा गंदी होने के कारण एक आंदोलन छेड़ा गया, यानी कि कुछ दिनों के बाद एक आंदोलन छेड़ा गया। उस आंदोलन का नाम क्या दिया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यानी कि नर्मदा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसके माध्यम से पर्यावरण आंदोलन जो चल रही थी उसकी परिपक्वता का एक उदाहरण है। यानी कि ये पहली बार हुआ था भारत में जो नर्मदा आंदोलन जो था वो पर्यावरण तथा उसके विकास के लिए संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर, यानी कि इस ढंग से संघर्ष किया गया कि इसके कहाँ पहुंचा दिया गया, राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा होने लगी। जो भारत में एक आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन का नाम क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यानी ये आंदोलन ऐसा नहीं था जो सिर्फ किसानों का था, ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन बन गया था जिसमें विस्थापित लोग किसको कहते हैं, वे लोग जो एक जगह से दूसरे जगह चले गए। विस्थापित लोग, बल्कि लोगों के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे इसमें, और गैर सरकारी संगठन, यानी कि ऐसे संगठन जो उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो संगठन भी इसमें थे। तथा आम जनता की भी भागीदारी, यानी कि साथ साथ आम जनता जो होती है, आम नागरिक, उसकी भी भागीदारी थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये क्यों शुरू हुआ, एक बांध बन रहा था, नर्मदा नदी पर एक बांध का निर्माण हो रहा था। उस बांध के निर्माण के कारण क्या हुआ, वो शुरू हुआ। जिस बांध का नाम सरदार सरोवर बांध था, जो बांध का निर्माण हो रहा था उस बांध का नाम क्या दिया गया था, सरदार सरोवर बांध। 1961 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार सरोवर बांध का क्या किया, शिलान्यास किए। और उस शिलान्यास में बताया गया था आम जनता को जो इस बांध की ऊंचाई क्या होगी, 130 मीटर होगी। कितनी होगी, 130 मीटर होगा। तो आप जो 130 मीटर ऊंचा बांध बनाइएगा तो क्या करिएगा, नदी के दोनों साइड जो आप बांध बना रहे हैं तो इसको सबसे पहले तो ऊंचा करिएगा, तो मिट्टी भरिएगा ना। और मिट्टी भरने के लिए आप क्या करिएगा, जितना भी पेड़ लगा हुआ है दोनों साइड, उस पेड़ को क्या करिएगा, काटिएगा ना। और साथ ही साथ आप इतना ऊंचा जो बांध बनाइएगा, 130 मीटर ऊंचा जो बांध बनाएगा, वो बांध यदि टूटेगा, मान के चलो इसी गांव के बीच से गुजरा है, दोनों साइड आम जनमानस है, यानी कि आम लोग रहते हैं घर बना करके, ये जो 130 मीटर ऊंचा बांध रहेगा और उसमें जो पानी भरा रहेगा, एक बांध टूटेगा तब क्या होगा, सभी लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे। तो बांध का भी एक सीमित हाइट होना चाहिए, इसके लिए लोग, और साथ ही साथ जो लोग बांध के किनारे रह रहे थे, जो लोग बांध के किनारे रह रहे थे उनको भी क्या हो गया, दिक्कत हुआ। दिक्कत ये हुआ कि वो अपने घर को क्या कर रहे थे, उनको आदेश दिया गया था जो बिना उनसे सलाह लिए अपने आप को एक निर्णय लेकर के इस बांध का शिलान्यास तो कर दिया गया। और उस कारण से क्या हुआ, वहां के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बोल दिया गया। इससे भी लोग क्या थे, नाराज थे। पहले जो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, जो सबसे पहले पर्यावरण को बचाओ, क्या करो, ये जो पेड़ पौधे अत्यधिक कटेगा उसको बचाओ, और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ से हट करके कहीं और जाएंगे उसको बचाओ। यानी कि उसको या तो आप सरकार जमीन उपलब्ध करवाए, कहीं ना कहीं उसको रहने की व्यवस्था करेगी ना। तो इसके लिए भी लोगों सबसे पहला इसी दोनों चीज पे काम हुआ। कौन कौन, शुरू में बहुउद्देश्य बांध रोककर पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों को विस्थापन को रोकना था। बाद में आंदोलन का उद्देश्य बांध के कारण विस्थापित लोगों, बाद में इस यानी कि इसकी देखरेख कौन करेगा, ये जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे उसकी देखरेख कौन करेगा, इसको घर बना के कौन देगा, इसके लिए ये लोग कहाँ गए, न्यायालय में चले गए। जिन लोगों को बांध निर्माण से परेशानियां होगी उन्हें कोई
जानकारी नहीं दी गई, यानी कि सीधे नियम तो बना दिया और काम तो शुरू कर दिया, लेकिन जिस बांध के बनने से जिन लोगों को परेशानी होगी उनको कोई भी सूचना नहीं दिया गया, बिना सूचना का ही कार्य आरंभ कर दिया गया और न ही उनसे कोई परामर्श लिया गया और न ही उन लोगों से कोई सलाह लिया गया कि आप लोगों की क्या राय है। तभी से मेघा पाटेकर एवं उनके सहयोगी और कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और 1988 से 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या हो गया, शुरू हो गया। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है। फिर ये बांध है, यही है जो नर्मदा के ऊपर ये बांध का निर्माण हुआ, पुला का निर्माण हुआ और एक ही बार धीरे धीरे पानी को छोड़ा जाता है। साथ ही साथ आपको दिख रहा है जो लोग नर्मदा आंदोलन के क्रम में क्या हुए, नदी के बीच में भी खड़ा हो गए, जो आपको हम कार्य नहीं करने देंगे जब तक इसका आप निवारण नहीं करेगा, यानी जो भी समस्या संकट है उस संकट को आप जब तक दूर नहीं करिएगा। तो अंतरराज्यीय जल विवाद हम किसको कहते हैं? अंतरराज्यीय जल विवाद होता है कोई ऐसी नदी होती है जो नदी के इस साइड, मान के चलो कोई नदी है ना, अब इस साइड पंजाब है, इस साइड हरियाणा है और इस साइड मानकर चलो मुंबई है और इस साइड बिहार है। तो अंतरराज्यीय जल विवाद का मतलब क्या होता है? जो ये जो नदियां गुजरती है, ये नदियां जो गुजरती है ना, तो ये नदी तो गुजरती है लेकिन इसके बीच से जो जल गुजर रही है ना, तो कभी कभी ये लोग एक राज्य दूसरे राज्य से क्या होते हैं, उलझ जाते हैं। वो कहता है जो इस नदी का हम पानी उपयोग करेंगे ज्यादा, ये कहता है हम अपने तरफ ज्यादा उपयोग करेंगे, ये कहता है अपने तरफ ज्यादा उपयोग करेंगे, यानी एक राज्य दूसरे राज्य से जल के लिए उलझ जाए, उसे क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय जल विवाद। जब कोई भी विशेष नदी का जल एक राज्य से दूसरे राज्य से होकर के क्या होती है, गुजरती है, तब से होकर जब बहती है, तो इन राज्यों में नदी के जल के उपयोग हेतु आपस में मतभेद होते हैं। अब पंजाब के बाद जाएगा हरियाणा जल, तो क्या करती है पंजाब सरकार, अपने यहाँ जल रोक लेती है। अरे भाई आप ही जो जल रोक लोगे तो हरियाणा के लोग क्या करेंगे, सबको जल चाहिए ना, तो उसे ही क्या कहते हैं, इस कारण से आपस में लोग आपस में एक राज्य दूसरे राज्य से जल के कारण विवाद कर लेते हैं, हेतु आपसी मतभेद या वाक्य युद्ध होते रहता है। ये नहीं कि आपस में एक दूसरे से हाथापाई करने लगते हैं, वाक्य युद्ध होता है या फिर क्या होता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जिसे अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय जल विवाद कहते हैं। नर्मदा एवं नर्मदा के अंदर जो सहायक नदियां बहती है, उस नदी को लेकर के 4 राज्यों में विवाद था। कौन कौन? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जल उपयोग को लेकर सहमति नहीं बन पाई, यानी कि नर्मदा का जो पानी है उसका कौन राज्य कितना उपयोग करेगा, इस पे सहमति नहीं बन पाई। में जल उपयोग को लेकर सहमति नहीं बन पाई और विवाद शुरू हो गया था। और इस विवाद से बचने के लिए 1969 में न्याय प्राधिकरण, जल विवाद न्याय प्राधिकरण की स्थापना की गई। अब इस उपाय से तो बचने के लिए कोई ना कोई नियम बनाया जाएगा ना, तो नियम क्या बनाया गया था, 1969 में न्याय प्राधिकरण या जल विवाद न्याय प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे जल संकट क्या है। आज यहीं तक, यानी कि आज आप लोग क्या पढ़े इसमें, अंतरराज्यीय जल विवाद, उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य क्या होता है, उसका जल संसाधन के क्या उपयोग है लिखिए। उसके बाद पढ़े थे जल का उपयोग और जल, पृथ्वी पर जल के अनेकों स्रोत हैं
और जल संसाधन क्या है इसके बारे में इस अध्याय में आपको बताया गया है।